So, hello students, welcome back to my channel. I hope everything is good at your place and I pray सबके यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही रहे. So, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री साइंस 10th क्लास से, दैट इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. सो माय स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमारी कुछ टर्म्स को हमें डिटेल में पता होना जरूरी है. दैट इज हमने लास्ट वीडियो में किया था एटम, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल के बारे में कि ये सब चीज़ें क्या होती है. सो जिसने भी अगर मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, सो वॉच माई दैट वीडियो. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी. डू वॉच दैट वीडियो एंड उसके बाद आगे ये वाला वीडियो देखिएगा. ये वाला वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा वो वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पहले एटम के बारे में डिटेल में, डेप्थ में बात. सो एक एटम, मैंने कहा था एक एटम जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल थिंग है. सबसे छोटा, अगर कोई चीज को आप तोड़ते चले जाओ तो लास्ट में एंड आएगा, जहां पे एंड में वो बचेगा, दैट इज योर एटम. सो सबसे पहले साइंटिस्ट थे डाल्टन नाम के, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 9th क्लास में, आपने पढ़ा भी होगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सो उनकी थ्योरी में उन्होंने कहा था कि आप किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते चले जाओ तो लास्ट में एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो टूटना बंद हो जाएगा. तो जब वो टूटना बंद हो जाएगा उस लास्ट चीज को बोलते हैं एटम. बट अनफॉर्चुनेटली कह लो, सर की थ्योरी आगे जाकर थोड़ी सी गलत प्रूव हो गई थी. मतलब उनकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स गलत प्रूव हो गए थे. दिस पॉइंट जो मैंने एटम की बात करी, ये एक पॉइंट था उनकी थ्योरी का. सो आगे जाके जब उनकी थ्योरी गलत प्रूव हुई तो उनकी थ्योरी कैसे गलत प्रूव हुई, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में. मैंने सेल से कंपैरिजन करके चीजें बताई थी. दैट इज कि सेल अगर है तो सेल के अंदर, सेल सबसे छोटा है, स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म का, बट सेल के अंदर उसकी सेल ऑर्गेनेलीज है. जैसे कि अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, गोल्गी बॉडीज होती हैं, आपका क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, प्लास्टिड्स, प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं अंदर पड़ी हुई. ठीक है. सो इसके अंदर है, सेल इज नॉट दी सबसे छोटा चीज. सो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी जब आगे डिस्कवरीज हुई, आगे पढ़ाई की गई, तो पता चला कि एटम सबसे छोटा नहीं है. एक्चुअल में एटम के अंदर भी एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. सो विच आर दोज पार्टिकल्स? सबसे पहले फर्स्ट वॉज प्रोटॉन, दूसरा इज इलेक्ट्रॉन, तीसरा इज न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन के बारे में पता चला कि प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. सो हमने 9th क्लास में ये सब कुछ पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर. ठीक है. सो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं बस इतना बता रही हूं आपको कि एटम डिजाइंड कैसे है, एटम दिखता कैसे है, उसके सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसकी जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर एटम को तोड़ें तो एटम के अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं उसके अंदर. सो ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स सिचुएटेड, लोकेटेड कहां पर हैं? सो एक्चुअल में एटम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सिचुएटेड है न्यूक्लियस के अंदर, एंड आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे न्यूक्लियस के बाहर होते हैं आपके ऑर्बिट्स. ये ऑर्बिट्स जो हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स. पर बेटा अपनी मर्जी से नहीं कि इसमें कितने भी डाल दिए. सो इनका होल्ड करने का भी कुछ तरीका है. सो इतना भी याद रखेंगे कि एक एटम के अंदर चीजें कहां कहां कैसे कैसे पड़ी हुई है. मैंने क्या कहा? 3 चीजें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो जो आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो बेसिकली पड़ा है आपके न्यूक्लियस के अंदर बीच में, और आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. जैसे कि सोलर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. सो नाउ अब एटम के बारे में और क्या बात करनी है हमको. सो एटम के बारे में जब हमें बात करेंगे तो बेसिकली मुझे एक
टर्म के बारे में बात करना है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगी और डिटेल में डिस्कस करूंगी एक वर्ड दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर के बारे में। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ये टर्म आपने अगेन 9th क्लास में ही पढ़ी है, एटॉमिक नंबर। सो जो भी स्टूडेंट्स जिनको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्लीज। हाँ, ओके। सो बेटा जी अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर एक स्टोरी आने वाली है, इसको स्टोरी की तरह सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो व्हाट हैपेंस बच्चे, मैंने क्या कहा था, एटम्स सबसे छोटे हैं, एटम्स जुड़ के एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड उससे सारी की सारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं धरती पे जो हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके बनती चली जाती है। मतलब सब जो एग्जिस्ट कर रहा है इसका सबसे छोटा एटम है। तो हमें एटम के बारे में डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि दुनिया की जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब रिलेटेड हैं आपके एटम से। सो एटम के बारे में अभी तक आपने इतना पढ़ा कि 3 आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। सो नाउ अब जब भगवान ने धरती पर किसी भी टाइप के एटम को भेजा, चलो मैं एक और एग्जांपल लेती हूं। मुझे बात बताओ बेटा, धरती पर भगवान ने एक बच्चा पैदा किया, एक बच्चा पैदा हुआ गरीब फैमिली के अंदर। अब गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ तो क्या मेहनत नहीं करेगा? अमीर नहीं बनने की कोशिश करेगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, अच्छा आदमी बनेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सो पॉइंट ये है, भगवान हर किसी को बराबर तरीके से भेजता है। पॉइंट ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटी कितनी निकालते हो और किस तरीके से आगे बढ़ते हो। असली मेन पॉइंट ही यही है। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस विद एटम्स ऑल्सो। धरती पे भगवान एटम को भेजता है, जैसे कि बच्चों को, अलग अलग टाइप के बच्चों, कुछ गरीब बच्चे हैं, कुछ मिडिल क्लास बच्चे हैं, कुछ अमीर बच्चे हैं, अलग अलग वैरायटी के बच्चे हैं, राइट। सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के एटम्स भी हैं। कुछ एटम्स हैं जिन्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती, अमीर वाले बच्चे बट ऐसा कुछ नहीं है, अमीर वाले बच्चों को भी पढ़ाई करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एनीवे, सो कुछ एटम्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे एटम्स हैं जिन्हें अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत है, और कुछ ऐसे एटम जिन्हें थोड़ी बहुत ही मेहनत करेंगे तो चलेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, ये सब मैं क्या बात कर रही हूं बेटा, धरती पर जब एक एटम आता है, सो हर एटम धरती पे आने वक्त हर एटम स्टेबल हो ये जरूरी नहीं है। कुछ एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उन्हें इस धरती पे रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, किसी से मेल मिलाप करने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन कुछ एटम्स को धरती पे एग्जिस्ट करने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एटम्स। अब मैं ये सब बोल क्या रही हूं, ये क्या बात क्या हो रही है, मैं आपको बताती हूं। नाउ व्हाट हैपेंस बच्चे, ये एक एटम है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं बोलूं कि अगर मुझे स्टेबल होना है, मतलब मुझे धरती पे रहना है एंड आई वांट स्टेबिलिटी, तो मिनिमम स्टेबिलिटी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या है मेरे को स्टेबल होने के लिए? तो आई वुड से मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, कपड़े इंपॉर्टेंट है, एंड घर चाहिए होगा मुझे। दैट्स इट, इतने में मैं सर्वाइव कर जाऊंगी। सो बेटा जब धरती पे एटम आया ना, तो उसकी सर्वाइवल कंडीशंस है। एक एटम इतना इजीली आराम से सर्वाइव नहीं करता है। वही कह रही हूँ, कुछ एटम्स को मेहनत करनी पड़ती है और कुछ एटम्स को करनी नहीं पड़ती है। अब कैसी मेहनत, कैसा काम क्या है, उसको बात करते हैं। सी, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट। उससे पहले मैं बताती हूँ आपको एटॉमिक नंबर के बारे में। इस थ्योरी को पढ़ने के लिए मुझे एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। सो एटॉमिक नंबर बाय डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन कहती है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। पिछली वाली वीडियो में भी कहा था कि बेटा जी अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो प्लीज एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिएगा। बहुत सारी चीजें होंगी जो यहाँ पे पता चलेंगी आपको, इंपॉर्टेंट, जो बहुत काम आएंगी आपको आगे। सो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ना ही न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करती है ना ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे में बात करती है। सो अगर मैं कहूं कि किसी एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर 11 है,
सो उससे मुझे क्या पता चलता है, क्या मैं कह सकती हूं कि मुझे पता चल रहा है इसके अंदर प्रोटॉन्स 11 है, प्रोटॉन्स का काउंट 11 है, बिल्कुल। और अगर मैं कहूं वैसा वर्सा, अगर मैं कहूं एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स 20 है, तो क्या मैं कह सकती हूं उसका एटॉमिक नंबर 20 है, वैसा वर्सा है। सो डेफिनेशन कहती है एटॉमिक नंबर की कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं, एक एटम जब धरती पर आता है तो एवरी एटम इन दिस यूनिवर्स इज न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल। न्यूट्रल से क्या समझ में आता है, दैट इज जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तभी वो न्यूट्रल है। सो जब एनी एटम कम्स ओवर हियर, जब आता है यहां पर धरती पर, तो हर एटम न्यूट्रल होता है। तो जितना प्रोटॉन उसके अंदर है, आप कह सकते हो कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक नंबर ने मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताया, पर मैंने आपको क्या बताया कि एक एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि धरती पर जब एटम आता है तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो अगर मैं कहूं एक एलिमेंट है, लेट मी टेक कैल्शियम, सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो यहां से मुझे पता चलता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है 20 एज अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, जो मैं आपको बता रही हूं कि एवरी एटम जब धरती पर आता है तो वो न्यूट्रल होता है। सो यू मे से कि इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर है 20। सो डेफिनेशन प्रोटॉन क्यों बता रही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों नहीं बताती? नाउ हियर कम्स द पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही वो असली जगह है जहां पे एक एटम को मेहनत करनी है। थ्योरी क्या है, करना क्या है, एटम को स्टेबल कैसे होना है, अच्छे से एग्जिस्ट कैसे करना है धरती पर। सो हियर इज द पॉइंट, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का काउंट चेंज हो जाता है। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, ले भी सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। दिस इज द थ्योरी। अब वो करेगा कैसे, क्या पॉइंट है, हम आगे जा रहे हैं। अभी के लिए मैंने आपको कितना बताया, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। बिफोर, उससे पहले उसने कुछ भी मेहनत करी है, लेना देना कुछ भी करा है, अभी उसने कोई मेहनत नहीं करी, कोई भी काम नहीं किया। उससे पहले जैसे वो बाई बर्थ धरती पर आया है तब तक जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आया? अब मैं आगे चलती हूं, ध्यान से सुनिएगा। सो नाउ एटम का स्ट्रक्चर कैसा पढ़ा है हमने स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया एक एटम ऐसा दिखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है एंड इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। सो आगे जाके नील बोर ने बताया था कि ये अगर न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन ऑर्बिट्स की इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटा आप मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ सकते हो, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूँ। अच्छे से अच्छा बच्चा बोल देगा मैम मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, बट दैट इज द सैचुरेशन लेवल। उसके बाद शायद एक बच्चा इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, उसके बाद उसके ऊपर से जाने लगेगा। सो बच्चा कहेगा मैं 4 घंटे से कम पढ़ लूंगा, मैम इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। सो ऐसे ही सारे ऑर्बिट्स की एक कैपेसिटी होती है, वो उससे कम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लेंगे पर उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था नील बोर ने, ठीक है। सो ये जो ऑर्बिट्स आपको दिख रहे हैं, इन ऑर्बिट्स का नाम कैसे था? फर्स्ट इज के, एल, एम एंड एन। हमारे 20 एलिमेंट्स जो हम पढ़ेंगे वो के एल एम एन के अंदर कवर हो जाते हैं। सो सबसे पहले के की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, एल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। ध्यान से सुनिएगा, हमने 8 पढ़ा है आगे, लेकिन आगे 8 नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है, कितना कैपेसिटी कितना है, और हमने ऐसा क्यों पढ़ा है मैं बताती हूं आपको। ये शेल कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे, उसको होल्ड करने का कैपेसिटी का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 2n²। ये जो n है, ये n स्टैंड कर रखता है
नंबर ऑफ द शेल, शेल का कौन सा नंबर है। सो अगर मैं के लिए ढूंढूं तो के का शेल नंबर है 1। सो फॉर्मूला में डालते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2। अब डालते हैं एल शेल में, तो 2 इंटू एल का शेल नंबर क्या है 2, तो दैट इज 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8। एम की बात करते हैं, ये हुआ मेरा के का, ये हुआ मेरा एल का, एम का देखते हैं, ये है थर्ड नंबर का शेल, ध्यान सुनिएगा, थर्ड नंबर का शेल। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 इज 18, ये है एम का। एन का देखिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 2 इज 32। सो एक्चुअल में कैपेसिटी ये होनी चाहिए, कैपेसिटी क्या होनी चाहिए 2, 8, 18, 32, इट इज 2, 8, 18, 32, बट हम पढ़ते हैं 2, 8, 8, 8, 8। हम क्यों पढ़ते हैं मैं समझाती हूँ आपको। आपकी टीचर्स ने भी आपको 2, 8, 8, 8 ही पढ़ाया है, एंड जो हमने टेबल पढ़ा 9th क्लास में उसमें भी 2, 8, 8, 8 था। तो क्यों था मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सो बेटा जी, एक्चुअल में शेल्स की कैपेसिटी पकड़ने की किस तरीके से होती है। शेल्स की कैपेसिटी पकड़ने की होती है 2, जो पहला वाला शेल है ये रिपीट नहीं होता, बाकी के शेल जैसे कि एल है ये रिपीट होता है 2, 8, 8, देन होगा 18, 18, देन 32, 32। सो 2, 8, 8 तो हमने इस हिसाब से लिया है। अगला वाला 18 है, आप 18 ले लो, हम 18 से भी कर लेंगे, पर 8 इसलिए लिया कि बच्चों को कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि जो हमारी 20 एलिमेंट्स हैं बेटा, माइंडेड ध्यान से सुनना, हमारे 20 एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए हम लोग 8 ले सकते हैं, पर आप जैसे ही 20 से ऊपर की तरफ को चलोगे, 20 के आगे एलिमेंट्स पढ़ोगे, तो आपको 18 ही कंसिडर करना पड़ेगा, तो नहीं चलेगा। सो अभी आप छोटा लेवल कर रहे हैं, तो छोटा लेवल करने के लिए वी कैन कंसिडर इट एज 8, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मेरी वैलेंसीज निकल जाती हैं। सो लेट्स कम बैक, मैंने आपसे क्या कहा, एक एटम के अंदर वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या थे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वो कैसे कैसे कहां कहां पड़े हैं, मैंने क्या कहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा है बीच में, आपको ये भी याद होगा, हमने पढ़ा था एक एटम का मैक्सिमम क्या 100% पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पर, एंड नेगेटिव चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैंने क्या कहा था, अगेन पीछे वाली थ्योरी पे जाते हैं। एटॉमिक नंबर बार बार बोल रही हूं, बार बार क्यों बोल रही हूं, ध्यान रखना है, दिमाग में घुसा लेना है इस चीज को। एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। आई टोल्ड यू एवरी एटम इन दिस यूनिवर्स जैसे ही आता है, बिना मेहनत करे, किसी से लेना देना नहीं किया उसने, शेयरिंग भी नहीं करी, उससे पहले जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा। तो एटॉमिक नंबर ने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनडायरेक्टली बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिफोर शेयरिंग, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। सो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़े हैं यहां पे शेल्स के अंदर। सो पहला वाला शेल का कैपेसिटी है 2 को होल्ड करने का, दूसरे का हम 8 बना लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करिए साथ में करिए, जल्दी करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, माइंडेड, इसमें 8 नहीं होता है, मैंने कहा था यहाँ 18 लेना जरूरी है। हम हमारे 20 पढ़ रहे हैं तो हमारा 8 में काम बन जाएगा, ठीक है। हम 8 भी नहीं डालेंगे, हम आखिरी वाले में 2 ही डालने वाले हैं, इसलिए काम बन जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है। ओके ना, आप कहोगे मैम आप पढ़, बात तो होती कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं, कर कुछ और नहीं रहे हैं, उतने में काम बन जाएगा, ईजी करने के लिए इसलिए ये ले रहे हैं। सो नाउ अब बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं मैग्नीशियम की। सो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ध्यान से सुनना बेटा, अब यहाँ पे सारा ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट होने वाला है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 12। जल्दी से बता दो, जल्दी से फटाफट से, एटॉमिक नंबर मुझे बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो एटॉमिक नंबर 12 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, फटाफट से बता दो। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ 12,
वेरी गुड। एज आई टोल्ड यू कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है बिफोर गिविंग और टेकिंग। अभी इसने कोई मेहनत नहीं करी है, कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? अगेन 12। सो आइए जरा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फटाफट से इनको डालते हैं यहां पर। आ जाइए जल्दी। ओके, सो बीच में, न्यूक्लियस के बीच में हमारे प्रोटॉन कितने हैं बच्चे? 12 प्रोटॉन है। डाल देते हैं यहां पे। प्रोटॉन मेरे पड़े हैं 12, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन्स भी पड़े हुए। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के बराबर होते हैं, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बाहर मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पड़े हैं 12। बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे शेल्स कैसे थे? K-L-M। हमने पढ़ा K की कैपेसिटी है 2 को होल्ड करने की। ये 2 होल्ड करेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं करेगा। 2 से कम करेगा, बट 2 से ज्यादा नहीं करेगा। जैसे ही 2 से ज्यादा होंगे, ये नेक्स्ट शेल को पास ऑन कर देगा। अगले शेल की कैपेसिटी है 8, इसकी कैपेसिटी है 8, ठीक है। सो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो चलिए 12 को डालते हैं। सो सबसे पहले के शेल ने ले लिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब 12 में से 2 गए, अब बचे कितने हैं? 10 बचे। अब ये इससे ज्यादा तो पकड़ नहीं सकता भैया, मैं तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं मुझसे तो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आगे फेंक देगा। सो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को जब आगे फेंकेगा तो एल शेल की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की? 8। ये इन 10 में से 8 को होल्ड कर लेगा और बचे हुए को फिर आगे फेंक देगा। तो M के पास अब बचे कितने? 10 में से 8 गए, अब मेरे बचे 2। तो M शेल के पास है मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट से। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं आपके लिए ऊपर लिख देती हूं K-L-M। K में थे 2, L में 8, M में 2। आई हैव टू ड्रॉ दिस। सो सबसे पहले मैंने बनाया मेरा K शेल, L शेल एंड M शेल। तो K शेल में मेरे गए 2, देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कहीं भी डाल दो, 8 एंड 1 एंड 2, ठीक है। सो ये हुआ मेरा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा जी। ऐसे ही हम 20 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अब ये सारे एलिमेंट अभी धरती पे आए हैं, इसने अपने आप को स्टेबल नहीं किया है। एटम्स को धरती पे एग्जिस्ट करने के लिए आए हैं, भगवान ने भेज दिया है, बट एग्जिस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत क्या है, कैसे है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एवरी एटम को धरती पे स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम का केस ले रही हूं। मैग्नीशियम के केस में आउटर मोस्ट शेल है M, क्योंकि अभी M शेल पूरा ही नहीं हुआ था, तो उसने आगे भेजा ही नहीं। आगे नहीं भेजा तो N शेल बना ही नहीं। जब तक शेल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक वो शेल बनेगा ही नहीं। सो मैग्नीशियम के केस में शेल सिर्फ M तक बन रहा था। तो मैग्नीशियम के केस में आउटर मोस्ट शेल है M। सो बच्चा लोग, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वी कैन से मैग्नीशियम के अंदर अभी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो करना क्या होता है? एवरी एटम इन दिस यूनिवर्स, उसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल, जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल है, उसे कंप्लीटली फिल करना है। कंप्लीटली। अब कंप्लीटली कैसे फिल कर सकता है? M शेल की कैपेसिटी थी कितनी? 8 थी। 8 देखी थी हमने M शेल की कैपेसिटी। पर M शेल में है कितने? 2 हैं। वो मतलब 8 होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, पर उसने पकड़े कितने हुए हैं? सिर्फ 2 पकड़े हुए हैं। सो मैंने क्या कहा? मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज, अपने मेहनत का मेरा रूल क्या है? यहाँ पे एक ही रूल है, दैट इज हर एटम को धरती पे स्टेबल होने के लिए अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना है। सो अब इसके पास 2 चांसेस हैं, मतलब 2 तरीके, 2 रास्ते हैं। या तो
ये 6 किसी से ले ले, मतलब कोई भी इसका दोस्त उससे 6 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना शेल कंप्लीटली फिल कर ले, क्योंकि 2 पड़े हैं, 6 और डाल देगा, 1 2 3 4 5 6, तो अब पूरा देखो टोटल 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पूरा 8 हो गया, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, ध्यान से देखना, ये मैंने 6 नहीं डाले, वापसी आ जाते हैं उस कंडीशन पे जिसमें मेरे पास 2 पड़े हुए हैं, ठीक है। सो दूसरा रास्ता क्या आता है, दूसरा रास्ता ये आता है कि या तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और ये M को हटा दे और ये L को अपना आउटर मोस्ट बना दे। मैंने क्या कहा था, शेल तब तक बनेगा नहीं जिसमें जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। सो ये क्या करे, दूसरा रास्ता, या तो 2 हटा दे और अपना शेल ही हटा दे, शेल डिसअपियर हो जाएगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा शेल डिसअपियर हो जाएगा और ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है। सो बेटा जी, लेकिन अब आप पूछेंगे रास्ता कौन सा चूज करे, 6 इलेक्ट्रॉन लेने का या 2 इलेक्ट्रॉन देने का। सो माइंडेड, याद रखना, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन देने में लगती है उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेने में भी लगती है, ये भी याद रखिएगा। सो आप क्या प्रेफर करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेके 6 गुना एनर्जी वेस्ट करना या 2 इलेक्ट्रॉन देके सिर्फ 2 गुना एनर्जी वेस्ट करना। बट ऑब्वियस 2, 6 में मेरी 6 गुना ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो मैं 2 गुना एनर्जी देना वेस्ट करूंगी। सो इस केस में मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। सो इस तरीके से एटम्स अपने आप को स्टेबल करते हैं। आगे 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं तो हमें थोड़ा सा और समझ में आएगा। आइए, लेट्स डू 1 और 2 एग्जांपल्स। फटाफट से कॉपी उठा लो, जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे अब हम। आइए, लेट्स टेक 1 मोर एग्जांपल। लेट्स टेक द केस ऑफ, एल्यूमिनियम नहीं लेते, थोड़ा ज्यादा लेते हैं, एक काम करते हैं, कैल्शियम तो नहीं, सल्फर लेते हैं। सो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है बेटा जी। सो आप जानते हैं प्रोटॉन 16, इवन इलेक्ट्रॉन भी 16 अभी लेने या देने से पहले। सो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं थोड़ा सा। शेल है K L M N, K की कैपेसिटी है 2 रखने की, L की कैपेसिटी है 8 रखने की, M की कैपेसिटी है 8 रखने की, N की भी हम 8 लेके चलते हैं। सो 16 है, सबसे पहले वाला शेल 2 ले लेगा, 2 माइनस करो, आपके पास बचा कितना, 14। 14 में से ये 8 ले लेगा, 14 में से 8 माइनस करो, बचा कितना, 6। सो 2, पहले वाले में 2, अगले वाले में 8 एंड नेक्स्ट में 6। सो ड्रॉ करते हैं। बीच में मेरे प्रोटॉन पड़े हैं कितने, 16। उसके बाद शेल, ओके, इस केस में भी बेटा एन शेल बनेगा नहीं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आया नहीं, ये बनेगा ही नहीं। सो पहले वाले शेल में गया मेरा 2, अगले वाले शेल में 1, 8 है, 8, 2 3 4 5 6 7 8। इसका नेक्स्ट वाला शेल में 1 2 3 4 5 6। अगेन 2 रास्ते हैं, क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते क्या हैं, 1 इज या तो ये 2 ले ले क्योंकि इसको 8 बनाना है, या तो ये 2 ले ले या फिर ये 6 दे दे। तो इस बार अगेन 6 देने में 6 गुना एनर्जी लगेगी, 2 लेने में 2 गुना एनर्जी लगेगी। सो आपके हिसाब से क्या प्रेफर करोगे, मैं नहीं बताऊंगी चलो ठीक है, बता देते हैं। एनीवे, सो ये प्रेफर करेगा इस बार 2 इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 गुना एनर्जी ही एक्सपेंड करना प्रेफर करेगा और स्टेबल हो जाएगा, समझे। सो एटम के बारे में करा हमने थोड़ा सा, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में करा थोड़ा सा, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा।
बेटा जी अब इसी से रिलेटेड आती है दो टर्म्स, दैट इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ध्यान से सुनिएगा, इस क्लास में नहीं पढ़ा रही हूं, अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो अगली क्लास में बताऊंगी, लेकिन अगर आप नेक्स्ट क्लास में ये एटॉमिक नंबर वाला वीडियो देखकर नहीं आते हैं तो आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो आपको नेक्स्ट क्लास में ये वीडियो फॉर श्योर देखकर आना है। सेकेंडली आपको मैं इस चीज का बेट करती हूं कि 9th क्लास में जो वैलेंसीज आपको टीचर ने शायद रटने के लिए कही थी, मेरी क्लास में आके एक बारी लर्न करने के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मुझे बेशक से भूल जाओ, मेरे तरीके कुछ भी भूल जाओ, लेकिन तुम्हें आरजू मैम का वैलेंसीज का तरीका जरूर याद रहेगा। आई अश्योर यू दिस थिंग फॉर श्योर। मेरे से वैलेंसीज याद करने के बाद, मेरी क्लास करने के बाद आप जिंदगी में कभी वैलेंसी नहीं भूलेंगे। आई बेट यू ऑन दिस थिंग। सो बेटा जी आई एम रैपिंग अप ऑन दिस थिंग। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये वाला वीडियो फॉर श्योर रिवाइज करके आइएगा। अपना कॉपी पेन, अपने नोट्स जिसमें आपने कॉपी करे हैं उसको जरूर लेकर आइएगा। अगेन लास्ट थिंग, एट द एंड ऑफ द डे शेयर करो, नॉलेज दो, सब तक पहुंचाओ प्लीज। सो थैंक यू, बाय बाय।